अरे ये क्या हुआ? ये लाइट्स कैसे चली गई? अब ये प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होगा? ओह, लाइट आ गई। ओह, तो आप भी आ गए। आपने देखा ना, यहाँ तो लाइट ही चली गई थी और बिना किसी एनर्जी के मेरा कंप्यूटर तो बंद ही हो गया और ये बल्ब भी। एक मिनट, हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, राइट? एनर्जी से याद आया कि हमारे शरीर में एनर्जी कैसे आती है, क्या आपको ये पता है? नहीं, क्या बात कर रहे हैं? नो प्रॉब्लम, हम किस लिए हैं। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि आखिर शरीर में एनर्जी या किसी भी एनिमल बॉडी में एनर्जी कैसे बनती है। लेकिन उससे पहले एक मिनट, क्या कहा आपने? मुझे नहीं पहचाना? मैं टैग, आपका जूलॉजी टीचर। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसके अंतर्गत एनर्जी उसके सेल में मौजूद माइटोकॉन्ड्रियाज में बनती है। तो चलिए आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। ओह, तो आप आ गए। तो जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को हम हिंदी में सूत्रकणिका या फिर कोशिकी श्वसन के केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। एक मिनट, यहाँ पर क्यों? चलिए व्हाइट बोर्ड पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिनका नाम था कॉलीकर, उन्होंने सन 1818 में या यूँ कहें 1880 में कीड़ों के स्ट्राइड मसल या यूँ कहें रेखित मांसपेशियों में इस माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। बट इन रियल सूत्रकणिका या यूँ कहें माइटोकॉन्ड्रिया के वास्तविक खोज का श्रेय आर अल्टमान को जाता है और कुछ डब्ल्यू फ्लेमिंग को भी। फ्लेमिंग को लगा कि यह धागे जैसा है, इसलिए उन्होंने इसका नाम फाइला रखा। लगता है आसानी के लिए उन्होंने अपने नाम से मिलता जुलता रख लिया। एक मिनट, फ्लेमिंग को मत बताइएगा। ओ हाँ, फिर अल्टमान ने इसका नाम बदलकर फाइला से बायो ब्लास्ट कर दिया। फिर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसका असली नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया, उनका नाम था सी बेंडा। तो देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो नियर अबाउट सभी सेल्स में पाई जाती है। एक्सेप्शन क्या है पता है? ब्लू ग्रीन एल्गी या यूं कहें नीले हरे शैवाल और बैक्टीरिया, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया मोस्टली नहीं मिलता। और एक बात, किसी भी सेल में जितने भी माइटोकॉन्ड्रियाज होंगे उन सबको मिलाकर एक साथ हम कहेंगे क्या? कॉन्ड्रियूम। देखिए, एक माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी हद तक देखने में ऐसा ही दिखता है, एक छोटे से डंडे या कैप्सूल के जैसे, जिसकी लंबाई लगभग 2 से 5 माइक्रोन तक होती है, यूँ कहें माइक्रोमीटर। पर कभी कभी इनकी लंबाई 0.5 माइक्रोन, ध्यान रखिएगा, इतना छोटा से लेकर 7 माइक्रोन तक होता है। और इनका डायमीटर तकरीबन 0.5 माइक्रोन से लेकर 2 माइक्रोन तक होता है। पर एक माइटोकॉन्ड्रिया बाहर से दिखती है और अगर अंदर से उसे देखें या यूँ कहें थोड़ा सा कट करे तो ये कुछ ऐसा दिखता है अंदर से। ईच टाइप ऑफ सेल में इनका नंबर अलग अलग होता है। जैसे कि एक चूहे के अगर लीवर सेल में देखें तो हमें वहाँ पर 1000 से लेकर 2200 माइटोकॉन्ड्रियाज दिख जाते हैं आराम से। और अगर वहीं पर एक एल्गी जिसका नाम है माइक्रोस्टेरियोस, इसमें एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही कुछ प्रोटोजोन्स हैं जैसे कि काओस और इसका पार्टनर, इसे तो आप सब जानते ही हैं, अमीबा। इन सब में 45,000 या यूँ कहें 45,000 और उससे ज़्यादा भी माइटोकॉन्ड्रियाज मिल जाते हैं आराम से। पर एक बात आप जरूर याद रखिएगा, वो ये कि प्लांट सेल के मुकाबले एनिमल सेल में आपको माइटोकॉन्ड्रियाज हमेशा ज़्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं। तो अभी तक हमने माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी और उसकी मॉर्फोलॉजी या यूँ कहें आकारिकी को जाना कि वो दिखता कैसा है, होता कैसा है और एटसेट्रा। अब हम चलिए इसके थोड़े से केमिकल कंपोजिशन को भी देख लेते हैं कि आखिर ये इन रियल केमिकली कैसे बना हुआ है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा नोट करके रखिएगा, वो ये कि एनिमल का माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में भी होता है, उसको भी ले लीजिएगा। और सिर्फ प्लांट का क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि एनिमल में नहीं पाया जाता। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो अर्ध रूप से स्वायत्त शासी होते हैं, मतलब कि पार्शली इंडिपेंडेंट। वो क्यों?
क्वेश्चन आ रहा होगा आपके यहाँ पे, नहीं आ रहा, सही में क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं, आप इसका आंसर जानिए। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों में खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, खुद के राइबोसोम, खुद के ढेर सारे एंजाइम्स, मतलब समझ रहे ना, काफ़ी सारी चीज़ें एक सिंगल जो सेल के अंदर होती हैं वो ऑर्गेनेल्स के अंदर भी होती हैं, जिससे ये अपने अधिकतर काम खुद से ही कर लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनेल्स पर डिपेंडेंट कम होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इन्हें अर्ध रूप से स्वायत्त शासी, इंडिपेंडेंट पार्सली कहते हैं। एक मिनट, थोड़ा व्हाइट बोर्ड पर चलिए। देखिए, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के केमिकल नेचर को देखें तो इसमें नियर अबाउट 65 से 70% प्रोटीन ही पाया जाता है, और इसमें, हाँ मैं आपको नहीं दिख रहा, ओह सॉरी, हाँ जस्ट अ सेकेंड। तो हम कहाँ थे? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के केमिकल कंपोजिशन के बारे में बातें कर रहे थे। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत उसका खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, उसका राइबोसोम, पर एक मिनट, कौन सा राइबोसोम ये आप जानते हैं? 70S राइबोसोम, ना कि 80S। थोड़ी सी मात्रा में आयरन, कैल्शियम, कॉपर, सल्फर ये सब भी पाए जाते हैं। इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन का नियर अबाउट 38 to 40% एंजाइमेटिक प्रोटीन होता है, वीकर वाले प्रोटीन होते हैं, एंजाइम वाले प्रोटीन होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो उसके अंतर्गत एंजाइम्स बनाते हैं और बाद में ऑक्सीडेशन में भाग लेते हैं। और इन सब के साथ ही इसमें कैरोटीनॉइड, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन ई, ध्यान रखिएगा, ये भी पाए जाते हैं। वैसे विटामिन ई को फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका नाम ये है फर्टिलिटी विटामिन। इसमें खुद का आरएनए पॉलीमरेज, राइबोसोम, आरएनए, इन सब के कार्बोस ये खुद से प्रोटीन बनाते हैं, और इसीलिए इनको न्यूक्लियस पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। और बस यही कारण है कि इन्हें हम सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी कहते हैं। और हाँ, क्लोरोप्लास्ट को भी यही कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस बॉडी, या यूं कहें अर्ध रूप से स्वायत्तशासी, जो चाहें वो समझे। एंजाइम्स के नाम पर इनमें रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स और को एंजाइम्स, जिनके अंतर्गत आपको मिलेंगे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और इसके मैट्रिक्स में आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज और मैलेट मिलेगा, जो कि इसके इनर मेम्ब्रेन पर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन पर इसके NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेज और इसके साथ ही मोनोएमिन ऑक्सीडेज पाया जाता है। और इन दोनों लेयर्स के बीच में जो गैप होता है उसमें एडिनोलेट काइनेज और न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज एंजाइम्स पाए जाते हैं। इन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को 1913 में वारबर्ज ने बताया था। अभी तक हमने माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी, मॉर्फोलॉजी और उसके केमिकल कंपोजिशन को जाना, और अब हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखेंगे, यूँ कहें कि ये कैसा दिखता है, कैसा होता है उसे। तो आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? चलिए व्हाइट बोर्ड पर आते हैं। नहीं, आप पहले पहुँचिए, हम आ रहे हैं ना पीछे पीछे। ओह सॉरी, वो ये माइटोकॉन्ड्रिया आवाज़ कर रहा था। क्यों? रुकिए हम बताते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया आपको बाहर से देखने पर ऐसा दिखेगा, और अगर आप उसको कट करेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। आपको यहाँ पर मेम्ब्रेन्स की 2 लेयर देखने को मिलेंगी, नहीं समझे? रुकिए, देखिए ये वाला, ये देखिए, यही दोनों लेयर, इसमें से एक पहला वाला लेयर जो है वो बाहरी, यूँ कहें आउटर मेम्ब्रेन को बनाता है, और दूसरा वाला इनर मेम्ब्रेन। अब अगर आप इसके इनर मेम्ब्रेन को देखें तो वो आपको काफ़ी टेढ़ा, ध्यान रखिए, टेढ़ा मेढ़ा जिग-जैग टाइप का दिखेगा। ये जो आपको दिखाएं एक टेढ़े मेढ़े जो उंगली की तरह अंदर की तरफ घुसे हुए हैं इनर मेम्ब्रेन, इन सभी को क्या कहेंगे? क्रिस्टी। क्या कहेंगे? क्रिस्टी। क्या कहेंगे? क्रिस्टी। और ये ऐसा होता क्यों है? आपको कुछ अंदाजा है? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इनर्स। देखिए, अगर यह वीडियो को जरा भी हेल्पफुल या यूँ कहें इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनके भी नॉलेज बढ़ सके। अपने दोस्तों में और कम्युनिटी में शेयर जरूर करें ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ सके। ओके बाय। सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए है, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें टच में आए और ऑक्सीडेशन को कंप्लीट किया जा सके, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। अब एक बात, ये दोनों जो लेयर्स हैं, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, इनके बीच में नियर अबाउट 16 to 100 एंगस्ट्रॉम, 60 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच का गैप होता है, जो कि यहाँ पर आपको फिगर में दिख पा रहा होगा।
और इस गैप को हम कहेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, परिसूत्र कण की अवकाश। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको मैट्रिक्स भरा हुआ मिलेगा, जिसे हिंदी में अघात्री है, यूँ कहें धूसर द्रव्य। और हाँ, हमने जो आपको बताया कि डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, नौटंकी, जो भी सब कुछ पाया जाता है ना, वो सब इसी मैट्रिक्स के अंतर्गत पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। एक बात नोट रखिएगा कि ईच मेम्ब्रेन, चाहे वो इनर हो या आउटर, दोनों की मोटाई नियर अबाउट 60 एंगस्ट्रॉम, 60 एंगस्ट्रॉम की होती है, चाहे कोई भी हो। एक एकल मेम्ब्रेन, दूसरा एकल मेम्ब्रेन, इसलिए ये बाई लेयर से घिरा हुआ है, बाई मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, ऐसा ऑर्गेनेल सही है। अब एक बात, ये जो क्रिस्टीज होती हैं, इनमें ये जो हिस्सा बाहर की तरफ है, यूँ कहें पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ होता है, उसे हम कहेंगे साइटोसॉल फेस या सी फेस। और जो हिस्सा अंदर मैट्रिक्स की तरफ होगा, उसे हम कहेंगे मैट्रिक्स फेस या यू एम फेस। अब इन्हीं क्रिस्टीज का काम क्या पता है? इन्हीं क्रिस्टीज पर ढेर सारे छोटे छोटे कण, पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहेंगे, हाँ बिल्कुल सही, F1 कण या पार्टिकल्स, या फिर ऑक्सीसोम्स, या फिर बोले बिल्कुल सही, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स को सबसे पहले फर्नांडिस मोरॉन ने देखा था 1962 में। देखिए, ये जो F1 पार्टिकल्स हैं, ये भी इसमें 2 टाइप की पाई जाती हैं, पर थोड़ा आगे बताएंगे आपको। हम यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्टैटिक्स देखने लगा था, और उससे यह पता चला कि मैक्सिमम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसा क्यों? हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाते हैं और आप एक सब्सक्राइब तक नहीं करते, लाइक तक नहीं करते, क्यों? आखिर क्यों ऐसा? कम से कम एक लाइक तो बनता है। ओह सॉरी फॉर दिस, आई मीन दैट अगर आपको वीडियो ज़्यादा ही पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्लीज़ करिएगा ज़रूर, ताकि हम आपको ऐसे ही ऑसम कंटेंट डेली लाकर दे सकें। देखिए, हम यहाँ पर F1 पार्टिकल्स के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो ETS का पार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में। पर इतना जान लीजिए कि जो F1 पार्टिकल्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन का ही कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। हमने आपको बताया था कि ऑक्सीसोम 2 टाइप के होते हैं। पहला वाला है जो कि अंदर की तरफ मैट्रिक्स में, या यूँ कहें एम फेस की तरफ पाया जाता है, क्रिस्टी पर, ध्यान रखिएगा, क्रिस्टी पर ही पाया जाएगा। एम फेस की तरफ जो भी पाया जाता है वो स्टॉक्ड होते हैं, या यूँ कहें उनमें वृंत, डंडी, जो पत्तियों में डंडी होती है, उसके बाद पत्ती लगी होती है ना, और तने से जुड़े होते हैं, वैसे ही इसमें भी स्टॉक पाया जाता है, वो एम फेस की तरफ होते हैं। और जो सी फेस की तरफ होते हैं उनमें स्टॉक नहीं पाया जाता। और ऐसे बिना स्टॉक वाले F1 पार्टिकल्स को हम कहेंगे पार्सन्स सब यूनिट, पार्सन की उप इकाइयाँ। ऑक्सीसोम मोस्टली 3 पार्ट्स में बटा हुआ होता है, हेड, स्टॉक एंड बेस, जिनमें से स्टॉक जो होता है वो नियर अबाउट 35 एंगस्ट्रॉम होता है, और किसी किसी में तो 50 एंगस्ट्रॉम तक होता है, और जो हेड होता है वो नियर अबाउट 70 एंगस्ट्रॉम, और किसी किसी में 60 एंगस्ट्रॉम का पाया जाता है। ऑक्सीसोम का जो बेस होता है वही क्रिस्टी से लगा हुआ होता है। कई बार इनकी जो स्टॉक वाली संरचना होती है उसे हम F0 सब यूनिट भी कह देते हैं। वैसे मोस्टली एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको नियर अबाउट 1 लाख से 10 लाख यानी 0.1 से लेकर 1 मिलियन तक ऑक्सीसोम्स आराम से मिल जाएंगे। इन F1 पार्टिकल्स में आपको मोस्टली एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATPase या यूँ कहें ATP सिंथेटेज जैसे एंजाइम्स मिलेंगे, जो कि ATP को बनाने में सहायता करते हैं। ध्यान रखिएगा, वो ATP को फॉर्म करेंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है उसमें तीनों टाइप के, ध्यान रखिएगा, तीनों टाइप के RNA पाए जाते हैं, tRNA, mRNA और rRNA, तीनों टाइप के RNA पाए जाते हैं, इसीलिए तो इसे सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं। और इसमें इसी के मैट्रिक्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सभी पाए जाते हैं, जो इसके एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें DNA RNA क्या काम है? वो ये कि DNA के होने की वजह से ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो अपनी सेल्फ कॉपी भी कर लेती है, इसीलिए हम इसे कभी कभी सेल इन द सेल भी कहते हैं। क्यों? हमने को पहले ही बता दिया। आपने इतना सब कुछ जाना, पर अब हम ये जानेंगे कि इस माइटोकॉन्ड्रिया का हमारे शरीर में यूज क्या क्या है। तो देखिए, पहला, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को ऑक्सीडाइज किया जाता है, जिससे निकलती है एनर्जी, और उस एनर्जी को ATP के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। ध्यान रखिएगा,
फिर इसी एटीपी को हम ऊर्जा जगत का सिक्का या यूं कहें कॉइन ऑफ मेटाबॉलिक रेम कहते हैं। पर ऐसा क्यों? वो इसलिए कि कहीं पर भी शरीर में, एक मिनट, अगर आपको मार्केट से कुछ भी लेना हो तो आप क्या कहेंगे? अपने सिक्कों को देंगे। वैसे बॉडी में कहीं भी एनर्जी की जरूरत होगी तो वो एटीपी का ही लेन देन करेंगे आपस में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि इसी में ऊर्जा बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एमिनो एसिड भी सिंथेसाइज होते हैं। ये अपने अंदर कैल्शियम आयंस को भी स्टोर करके रखता है और जितनी बॉडी की जरूरत होगी उसको उतना देता रहेगा और बॉडी में कैल्शियम बढ़ने पर वापस से स्टोर कर लेगा। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें फैटी एसिड के सिंथेसिस के लिए बेसिक्स, जितने भी बेसिक्स एंजाइम उससे होते हैं वो भी बनते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम लोग को पहले बताया कि इसमें राइबोसोम्स होते हैं, वो प्रोटीन्स बनाते हैं और वही प्रोटीन्स बाद में एंजाइम्स बनाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्लोरोफिल, स्टेरॉइड्स, साइटोक्रोम्स, इन जैसे बायोकेमिकल्स को बनाता नहीं है, ध्यान रखिएगा, बनाता नहीं है, पर इनको बनाने में बहुत बड़ी रोल प्ले करता है। ये पायरुविक एसिड को एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है, ईटीएस साइकिल को चलाता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेज और सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज नाम के एंजाइम्स भी इसी में पाए जाते हैं। देखिए, हमें लगता है हमने ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें आपको जाननी चाहिए थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में वो हमने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आपको अब भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इसके साथ ही अगर यह वीडियो को जरा भी हेल्पफुल लगा, कुछ समझ में आया, कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको इंटर और ग्रेजुएशन के लेवल के सारी थ्योरीज इजी वे में मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस। इस बार हम टारगेट रख रहे हैं 500 लाइक्स का। इस वीडियो को प्लीज़ 500 लाइक्स पूरे करा दीजिए और आपको जो कुछ भी नया चाहिए या अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसे नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। अब हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।